राजनीतिक सफ़र जो है मेरा वो शुरू हुआ एनएसयूआई के ज़माने से जब मैं छात्र था पुशिंग टुवर्ड्स द वॉल। लेकिन उस 403 में एक ऐसा मुसलमान नहीं मिला उनको जो उनकी कसौटी के हिसाब से टिकट लेने के काबिल था। इस वक्त जो चुनौती है ज़मीन पे वो ये है कि मुसलमान बड़ा सॉफ्ट टारगेट भी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में पूरे मुल्क में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ सकती है, मोहब्बत की दुकान खोल सकती है और जुल्म और नफरत के खिलाफ लड़ सकती है। बीआरएस ने मुसलमानों को रिझाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुसलमानों ने बीआरएस छोड़ के कांग्रेस का साथ दिया। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। अगर इलेक्शन कमीशन जागृत होता, जाग रहा होता, तो इस तरीके से वोट चोरी नहीं हो पाती। बीजेपी जो है सिर्फ चिल्ला रही है, जमीन पर वोट चोरी के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। सांस लेने लायक हवा नहीं है तुम्हारे पास। देश में हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और नेपाल से पीछे हैं। सोना बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 26,000 पे हम 2014 में छोड़ के गए थे, 1.5 लाख पे आपने लाके खड़ा कर दिया। पेट्रोल जो 60 रुपए बिक रहा था आज 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। गरीब को पीसने की स्कीम है धर्म का जो ये अफीम है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज हमारे शो में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मिराज हुसैन। सर, आपका बहुत स्वागत बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि आपकी कांग्रेस में राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक सफ़र जो है मेरा वो शुरू हुआ एनएसयूआई के ज़माने से जब मैं छात्र था, कॉलेज में पढ़ता था। और उस ज़माने में मैंने कॉलेज में हर कॉलेज में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, किसी के अंदर ये होती है गैरत कि वो आवाज़ उठाए, कोई बच के रहता है। तो मेरे जो सीनियर्स थे, वो आपस में बात किया करते थे। हॉस्टल में मेडिकल कॉलेज में मीटिंग होती थी कि कोई ऐसा कृष्ण आएगा जी। जो आवाज़ उठाएगा। तो मैं हमेशा जब जूनियर था, फर्स्ट ईयर में था, तो मैं सोचता था कि आखिर कृष्ण ऊपर से तो आएगा नहीं, तो हम ही के बीच में से कोई निकलेगा जो कृष्ण होगा, या जो नेल्सन मंडेला होगा, या जो गांधी होगा, वो तो हमारे बीच से ही निकलेगा। तो हमने कहा यार, कृष्ण लगता है मुझे ही बनना पड़ेगा इनके हिसाब से। तो सेकंड ईयर में आते-आते मैंने कुछ चीज़ों पे आवाज़ उठाई। उसके बाद फिर वो कॉलेजेस क्या करते हैं, कोई भी बड़ा शक्तिशाली आदमी क्या करता है, एफआईआर कराता है, पुलिस बुलाता है, चीज़ें करता है। तो वहीं से फिर वो राजनीति की तरफ हल्का-फुल्का, मतलब छात्र राजनीति की तरफ आया। फिर मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली और मुझे ऑफ़र आया एनएसयूआई से, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। यहीं से शुरुआत हो गई राजनीति की। सर, मेरा दूसरा सवाल, एज अ मुस्लिम लीडर आपको व्यक्तिगत तौर पर किन-किन चैलेंजेस और चुनौतियों को फेस करना पड़ता है? देखिए, एक अंग्रेज़ी में कोटेशन है, पुशिंग टुवर्ड्स द वॉल। तो आज के वक़्त में अगर आप इस दौर को देखें, तो इस दौर में मुसलमान राजनीतिक लोग जो हैं, या जो राजनेता हैं, अगर आप उनकी संख्या देखें, विधानसभा में लगातार डिक्लाइन हो रही है। लोकसभा में आप देखें, लगातार डिक्लाइन हो रही है। जो नेशनल रूलिंग पार्टी है, वो एक एमएलए, एक एमपी, एक मेयर भी मुसलमान देखना नहीं पसंद कर रही। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि वो कह देंगे कि नहीं-नहीं हम तो देखना पसंद करते हैं, आप बन जाइए। तो उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो एक टिकट नहीं देते किसी को। और कोई भी इलेक्टेड मेंबर पूरे मुल्क में उनके पास 4,000 के आसपास एमएलए हैं। जीता हुआ एमएलए तो छोड़ दीजिए, हारा हुआ भी कोई टिकट उन्होंने आज तक नहीं दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 403 टिकट बाँटे। लेकिन उस 403 में एक ऐसा मुसलमान नहीं मिला उनको जो उनकी कसौटी के हिसाब से टिकट लेने के काबिल था। तो मेरा ये कहना है कि जब रूलिंग पार्टी, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए लिए बैठी है, वो जब पुशिंग टुवर्ड्स द वॉल करती है, तो जो बाकी पार्टियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं डरने लग जाती हैं। और उस डर को मैं महसूस करता हूँ सेक्युलर पार्टियों के अंदर भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेज पे ज़्यादा दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान आ जाएँ तो भाजपा हमला कर दे। तो ये ट्रेंड जो चला 2014 से ख़ास करके ये चला, तो ये ट्रेंड आज इस लेवल पर पहुँच गया है कि मुल्क में सबसे कम एमपीज़, सबसे कम एमएलएज़ यूपी जैसी स्टेट के अंदर, बिहार जैसी स्टेट के अंदर मुसलमान अब जीत के आ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है हम लोगों के लिए। और इस वक़्त जो चुनौती है ज़मीन पे, वो ये है कि मुसलमान बड़ा सॉफ्ट टारगेट भी है। अगर आप लिंचिंग उठा के देखें, क्योंकि आप बात करेंगे किसी भाजपा के नेता से, तो वो कहेगा कांग्रेस के दौर में भी लिंचिंग होती थी। जो है जनता दल के दौर में भी लिंचिंग होती थी। तो हम जो है क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन जब आप आंकड़े उठा के देखते हैं, लिंचिंग के आंकड़े उठा के देखते हैं, या हेट क्राइम के आंकड़े उठा के देखते हैं, तो उसको जब आप देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि जो मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम है, उसका नंबर बहुत बड़ा है। जो मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग है, उसका नंबर बहुत बड़ा है। तो जब साइकोलॉजिकली ऐसा हुआ है, तो इसका जो ज़मीन पर इफ़ेक्ट हुआ है, वो ये हुआ है
कि अगर मुसलमान है तो उससे लोग सोच रहा है कि प्रशासन कि हम आसानी से पार पा सकते हैं, इजी इसकी था। कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। तो ये जो दौर है, ये सबसे चुनौतियों का दौर है। एक मुसलमान नेता होने के नाते, एक मुसलमान शहरी होने के नाते, हिंदुस्तान का एक मुसलमान नागरिक होने के नाते। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी दौर चुनौतियों का आता है, जब आपको तपाया जाता है, जब सोने को जो है वो भट्टी में डाला जाता है, तभी वो चमकती है। तो मुसलमान प्रतिभाओं के चमकने का भी यही दौर है। अब आज आप मेरे सामने बैठी हैं, मुझे लगता है कि भई अगर ये दौर नहीं होता तो शायद आपके माता-पिता ने ये सोचा भी नहीं होता कि आप यहाँ तक बैठे। जी, तो मुझे बिल्कुल। ये लगता है कि सिर्फ़ मुसलमान लड़कों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आधी आबादी की मुसलमान औरतों की भी बात कर रहा हूँ कि उनको भी कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। और ये जो एक पूरे समाज में एक व्हाट्सएप आता है ना कि मुसलमान औरतें रूढ़िवादी हैं, तो मैं ये बड़ा आपके शो से भी कहना चाहता हूँ कि अगर प्रॉफिट के दौर में, सरकार दो आलम के दौर में भी देखा जाए, तो औरतें जंग तक में गई हैं। जी, तो आज भी औरतें अपने हुकूक के लिए जंग लड़ सकती हैं और शाहीन बाग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि अ, ये दौर है कि जिसमें हम तालीम हासिल करें, जिसमें हम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, अपने अधिकारों को जानें। और जब तक कोई आदमी अधिकारों को नहीं जानता है, सच्चाई को नहीं जानता है, व्हाट्सएप पे कुछ आ जाता है तो वो बहक जाता है उसमें। तो मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपके धर्म में ऐसा होता है। तो हमने कहा आपने कहाँ सुना है? तो वो कहते हैं भाई मेरे पास तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आया था या मेरे पास एक रील आई थी। तो मेरा ये कहना है कि उस रील और व्हाट्सएप के बारे में आप सच्चाई तभी बता पाएँगे जब आपको खुद जानकारी होगी। तो अपनी जानकारी को, अपनी पढ़ाई के स्तर को, अपनी गरीबी को, इन सब से हमें लड़ना है और हमें आगे बढ़ना है और ये दिखाना है कि सरकारें चाहे कोई भी हों, मुसलमान इस देश का सच्चा नागरिक है और आपसे ज़्यादा बड़ा हिंदुस्तानी है, क्योंकि हम जो है वो सिटिज़न बाय चॉइस हैं इंडिया में। हमारे पास ऑप्शंस थे, थे। आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जी। सर मेरा अगला सवाल मुस्लिम कम्युनिटी पे भी है कि कांग्रेस की वर्तमान की रणनीति क्या है मुस्लिम समाज को लेकर? अगर हम बात करें सीए, एनआरसी, यूसीसी इन सब को लेकर कांग्रेस की आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। दूसरी कोई पार्टी देश में, वो किसी एक सूबे में है तो दूसरे सूबे में उसका कोई नाम लेवा नहीं है, वो किसी एक खित्ते में है तो दूसरे खित्ते में उसका कोई नाम लेवा नहीं है। तो कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है और एक नेशनल पार्टी से लड़ाई एक नेशनल पार्टी ही लड़ सकती है। और चाहे संभल की घटना हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे यूसीसी हो, उसके विरोध में सबसे अव्वल नंबर पर तो कांग्रेस रही। आपने देखा होगा संभल जाने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल जी को किस तरीके से रोकने की कोशिश की नोएडा के बॉर्डर पे। आपने देखा होगा कि जब एनआरसी का मार्च हो रहा था तो प्रियंका जी इंडिया गेट पर बैठी हुई थी। आपने देखा होगा कि जब दलितों के साथ शोषण होता है तो प्रियंका जी और राहुल जी सबसे आगे फहरिस्त में होते हैं। मुसलमानों के साथ होता है तो आगे की फहरिस्त में होते हैं। और पिछड़े वर्गों के साथ होता है तो यही लोग, आदिवासियों के साथ होता है तो यही लोग। और कौन है ऐसा मुल्क में जो इतने दम से बोल रहा है, या अगर वो बोल भी रहा है तो एक सूबे में बोल रहा है। पूरे मुल्क की आवाज बनने की अगर ताकत है तो कांग्रेस के साथ है। और अगर कांग्रेस दोबारा शासन में आती है तो वोट चोरी से लेके और लिंचिंग तक सबका हिसाब कांग्रेस ही कर पाएगी। और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, तो मैं उसका एक जवाब ये देता हूं हमेशा कि कांग्रेस तो रोज बहुत कुछ कर रही है, लेकिन परेशानी ये है कि जब मीडिया उसको दिखा नहीं रही है तो आप तक वो बात सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं आप जैसे लोगों का, और जो ये हमारे यूट्यूबर्स हैं पूरे मुल्क में, या जो छोटे प्रादेशिक चैनल्स हैं या छोटे अखबारात हैं, कि वो अभी भी हकीकत को बयान कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मुल्क में राजीव गांधी जैसे नेता ने जो सोशल डिजिटल क्रांति लाई, उसकी वजह से आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल पर आप सही खबर जान पा रहे हैं। मेरी वालदा भी अगर खबर जानती हैं तो वो मुझे पूछती हैं कि आज मैंने मोबाइल पर ये देखा, क्योंकि टीवी पर तो खुल के एक तरफा हुकूमत चल रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष से कि राहुल जी विदेश क्यों जा रहे हैं? अरे ये किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी हजारों बार विदेश गए, क्या लाए देश के लिए? तो सवाल ये है कि अब ये जो दौर है, इस दौर में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में, पूरे मुल्क में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ सकती है, मोहब्बत की दुकान खोल सकती है और जुल्म और नफरत के खिलाफ लड़ सकती है। सर मेरा अगला सवाल पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, कोई भी चुनाव हो हाल ही के दिनों में, तो
क्या इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे क्या कोई मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव ढूँढ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जो नतीजे आए हैं, चाहे वो बिहार चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस का उतना कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो क्या मुस्लिम जो है वो कांग्रेस से दूरी बना रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हुँ, आप अगर पिछले कर्नाटक के चुनाव देखें, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई, मुसलमानों की अच्छी बड़ी आबादी है, उसने जेडीएस को नकार दिया और कर्नाटक में कांग्रेस को वोट दिया। अब आप तेलंगाना पे आ जाइए, तेलंगाना में बीआरएस ने मुसलमानों को रिझाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुसलमानों ने बीआरएस छोड़ के कांग्रेस का साथ दिया, तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। आप अगर आज पूरे केंद्र सरकार में 2024 के चुनाव देखेंगी, तो हर जगह मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट प्रतिशत कांग्रेस को दिया और कांग्रेस जो है 100 सीटों पर आ गई और मोदी जी जो है वो 240 पर लुढ़क गए। तो इसमें मुसलमान पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि भाई कोई भी पार्टी होगी उसमें कुछ फैसले गलत या सही हो सकते हैं, कोई कैंडिडेट गलत या सही हो सकता है। तो कैंडिडेट बेसिस पर कोई किसी और को वोट दे दे, ये बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिनन है कि भाई मैं लड़ रहा हूं और मैं किसी और पार्टी से हूं और आप लड़ रहे हैं, आप कांग्रेस से हैं, जनता में लोकप्रियता मेरी ज्यादा है, तो हो सकता है मुझे वोट ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पे कहीं सूझबूझ में या कहीं सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट में मैं मान सकता हूँ कि कहीं गलती हुई। लेकिन अगर आप अपने बिहार का भी एग्जाम्पल मुझे दिया, तो मैं आपको बिहार में भी बताऊँ कि जो टोटल वोट मुसलमानों का था 17% के आसपास, उसमें से महागठबंधन को जो टोटल वोट पोल हुआ, उसका 90% वोट पोल हुआ मुसलमानों का महागठबंधन की तरफ। 1.85% ऑफ द टोटल मुस्लिम्स, मतलब 17% में से एमआईएम को मिले हैं, जिसकी वजह से उनके 5 लोग जीते हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था, तो भी 5 लोग उनके जीते थे। तो पिछली बार तो हमारे नंबर ज़्यादा थे, इस बार हमारे नंबर कम हो गए। अब यहाँ सवाल है, सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया कि वोट चोरी हो गई, जिसके लिए राहुल गांधी ज़मीन पर लड़ रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि भई वोट चोरी हो गई, लेकिन बीजेपी इस बात को मान नहीं रही है। हुँ। तो सवाल ये है कि आप ये बताइए कि दुनिया का कोई भी चोर हो, पूरी दुनिया में, और आप उससे कहें कि तुमने चोरी की है, वो मान जाएगा। वो कह देगा हाँ हुजूर हमने ही चोरी की है, मैं पकड़ लीजिए। वो पहले ही सुपर रिएक्शंस देगा आपने, और यही सुपर रिएक्शन बीजेपी दे रही है। जब आदमी फंस जाता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो रोने लगता है या तो गुस्सा करने लगता है। तो बीजेपी क्योंकि पावर में है तो रोएगी तो है नहीं, तो दम से, गुस्से से, गाली दे के संसद में हमारे दमन की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात जान लें कि इस देश की जनता जागरूक है, और इस देश की जनता जान रही है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए का घूस दे दिया गया और इलेक्शन कमीशन सोया रहा। अगर इलेक्शन कमीशन जागृत होता, जाग रहा होता, तो इस तरीके से वोट चोरी नहीं हो पाती। आपने कहा घुसपैठिए घुस गए, आप बताइए बिहार में कितने घुसपैठिए थे एसआईआर के बाद? उसकी सूची इलेक्शन कमीशन जारी करे या गृह मंत्रालय जारी करे? कहां गए वो घुसपैठिए जो घुसे थे? और चलिए दूसरी बात भी मान लिया आपकी, घुसपैठिए घुसे थे, तो 11 साल से आप कर क्या रहे हैं केंद्र में सरकार लेके? जब आपके इतने बड़े मजबूत गृह मंत्री के राज्य में घुसपैठिए घुस जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ ये सब जो है ढपोर शंख है, झूठ है, मजाक, कि भाई आप मजबूत नेतृत्व है आपका। तो सवाल ये है कि बीजेपी जो है सिर्फ चिल्ला रही है, जमीन पर वोट चोरी के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। जी। सर क्योंकि अगले साल 27 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो यूपी पे बात करते हैं। यूपी पे हमने देखा है कि लगातार जो कांग्रेस है वो बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। एक वक़्त था जब कांग्रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है वो यूपी था, 33 साल वहाँ पे हुकूमत की है कांग्रेस ने। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस के पीछे का ये जो कमज़ोरी के पीछे का उत्तर प्रदेश में कारण क्या है? और दूसरी बात, क्या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की पूरी ज़िम्मेदारी सौंपना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई? देखिए, पिछले कुछ सालों में नहीं, पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, और ये कड़वा सच है जिसे हर कांग्रेसी को मानना चाहिए। चाहे मैं भी हूं, अगर मैं अपने नेता को ये बता दूं कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं और हमारी सीट 2 आए, तो इसका मतलब मैं अपने नेता को धोखा दे रहा हूं। तो सच्चाई बताना और सच्चाई बोलना और सच्चाई को जानकर उस पर रास्ता निकाल कर मेहनत करना, ये एक हर सच्चे इंसान का फर्ज है। तो ये बात सच है कि कांग्रेस जो है
जमीन पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि कई कोशिशें की गई, प्रशांत किशोर भी एक बार लाए गए, प्रियंका जी ने पिछला चुनाव पूरा अपने नेतृत्व में लड़ाया, और भी बहुत सारे लोगों ने मेहनतें की। पूरा देश का जो है जो कांग्रेस नेतृत्व था उसकी नज़र उत्तर प्रदेश की तरफ थी, लेकिन अभी हमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिम्मत हार गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक बड़े दलित चेहरे की ज़रूरत है, एक बड़े मुसलमान चेहरे की ज़रूरत है, एक बड़े बैकवर्ड चेहरे की ज़रूरत है, और वो सारे चेहरे युवा होने चाहिए, क्योंकि पुराने वालों से उनका मन या तो उब चुका है या तो वो फेल हो गए हैं। 60 साल तक, 70 साल तक जिसने कोशिश कर ली और वो रिवाइव नहीं कर पाया, अब वो 75वें साल में रिवाइव कर देगा, इसके चांसेस कम है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक युवा अगर आप चेहरा आगे देते हैं तो हो सकता है उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो रिवाइव कर सके। मेरी तो हमेशा यही बात रहती है, मैं संगठन के अंदर भी ये बात रखता हूँ कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और उन युवाओं को मौका मिलना चाहिए जो राजनीति को समझते हैं। अगर राजनीति को समझने वाला व्यक्ति ज़मीन पर मेहनत करेगा तो उसके नतीजे बड़े पॉजिटिव आएँगे। और रही बात नेतृत्व की, तो नेतृत्व बड़ा सीरियस है। हमारा गठबंधन है अखिलेश जी के साथ। हमें ये उम्मीद है कि हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है इस बार कम से कम 300 सीटें जीतेगा। और 300 सीटों में एक खास बात मैं आपको और बताऊं कि उसमें कांग्रेस के भी 40 से ऊपर विधायक होंगे। तो अब लोग उब गए हैं इस शासन से, जिसमें बुलडोजर चल रहे हैं। पहले तो मुसलमानों के घर पे चल रहे थे, अब जो है हिंदुओं के घर पे भी चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर एक मंदिर तोड़ दिया। बनारस के अंदर एक रोपवे और क्या क्या सड़कें बनाने के लिए ना जाने कितने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। तो ये सरकार किसी की सगी नहीं है, और हर आदमी इस बात को अब जान रहा है। तो इसलिए ये ठीक है, एक नशा था, हर चीज़ का उन्माद का भी एक नशा होता है, वो नशा उतर गया है, और धीमे-धीमे आप देखेंगे कि 240 पे आए हैं, कुछ दिन के बाद दोबारा 40 पे आ जाएँगे, और उसके बाद जो ये गर्मी है बहुत, जो है कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, हमने सही किया, और दूसरी बात नेहरू की गलती, इंदिरा की गलती, इनकी गलती। अरे तुम्हारी क्या गलती है? 11 साल में तुमने क्या फन्ने-खां बन गए, तुमने क्या कर लिया? वो तो बताओ ज़मीन पर। साँस लेने लायक हवा नहीं है तुम्हारे पास। देश में हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और नेपाल से पीछे हैं। सोना बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार 26,000 पे हम 2014 में छोड़ के गए थे, 1.5 लाख पे आपने लाके खड़ा कर दिया। पेट्रोल जो 60 रुपए बिक रहा था उस पर आप छाती पीट रहे थे पूरे मुल्क में। आज 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, जबकि विश्व में पेट्रोल की कीमत जितनी रुपए मनमोहन सिंह की सरकार में थी उससे भी कम है। आप खुदरा व्यापार की बात करें, खुदरा व्यापार में हर सामान महंगा हो गया। जिस आदमी को सैलरी मिलती थी 15,000, उसकी सैलरी 15,000 ही रह गई, लेकिन उसके घर का खर्चा दुगना हो गया। दिल्ली में जो लोग किराए पे रहते हैं, उनके जिनके किराए 2,000 रुपए थे, उनके 4,000 हो गए, लेकिन आप उनकी नौकरियां नहीं दे पाए उनको। विश्व में बेरोजगारी के आंकड़ों में हम आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री कहा करते थे, जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की अस्मिता गिरती है। आज दुनिया में डॉलर सबसे निचले पटल पे हम 90 रुपए पे ले आके खड़ा कर दिया, अब अस्मिता का क्या हो रहा है? तो सवाल ये है कि आपने कहा नारी सम्मान की बात, आप उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखिए, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। आप कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया, जंगल राज खत्म हो गया। भाई जंगल राज क्या है? यही तो है कि आप अपराध में नंबर 1 है। अब आपने कहा कि इनकाउंटर की सरकार है, इनकाउंटर कर देती है। मुझे आप ये बताइए, एक अभी मैंने पुलिस का आंकड़ा देखा था, उसमें बताया था कि करीब-करीब 10,000 या 12,000 मुठभेड़ें हो गई हैं अब तक। कितनी, उस हिसाब से जोड़-जाड़ के ये समझ में आया था कि 3 मुठभेड़ रोज़ हो रही है। तो जब अपराधी इतने निडर हो गए हों, कि मुठभेड़ का मतलब क्या हुआ भाई? कि पुलिस पे गोली चला रहे हैं अपराधी? तो जब मुठभेड़ हो रही है, पुलिस पर गोली चला रहे हैं अपराधी, तो कहाँ से जंगल राज खत्म कर दिया आपने? अब आप करते हैं लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र में आपको मैं बताऊं कि इस देश का जो इलेक्शन सिस्टम है, आपने उसको पूरी तरह ओपेक कर दिया। कैसे कर दिया? कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की ताकत से सीजीआई को हटा के 2 बराबर 1 कर लिया, कि भाई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर चुन दें। आप सीसीटीवी फुटेज मिटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई सबूत हमारे बाद ना रुके। आप जो है इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी दे रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को, कि भाई इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्यों?
मंशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगी, वरना इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी आप क्यों दे रहे हैं? तो सवाल ये है कि इस मुल्क में पिछले 11 साल से जो मजाक चल रहा है, कभी कहते हैं नोटबंदी से जो है वो देश में काला धन खत्म हो जाएगा। आपको पता है 2025 की रिपोर्ट क्या है? 500 के 33%, 27% के करीब नोट जो है वो मार्केट में फर्जी घूम रहे हैं। फिर आपने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है। फिर वही जीएसटी घटा के आप नाचने लगे कि देखिए हमने दूसरा रिवॉल्यूशन ला दिया। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? अभी तक आपके गोल फिक्स नहीं है। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया आपके ऊपर, अमेरिका आपका सीज फायर अनाउंस कर रहा है। आप आंतरिक सुरक्षा से लेके और देश में एक निचले स्तर पे सबसे आखिरी कोने पे बैठे हुए इंसान तक में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाए। आप महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, आप देश में जो है वो माल न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, कुपोषण इस देश में कहाँ तक है? हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे पीछे हैं। हमारे यहाँ मुल्क में कोई खुशहाली नहीं, खुशहाली खत्म हो गई इस मुल्क की। तो आपके आने के बाद तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब आप ये तो कह दिए कि नेहरू की गलती है। तो प्रियंका जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं और यहां दोबारा दोहराता हूं कि 3 दिन 4 दिन नेहरू जी को की गलतियां निकालने के लिए एक पार्लियामेंट सेशन बुला लीजिए और 3 दिन तक 4 दिन तक जितना आपका मन करे कोस लीजिए उनको, लेकिन उसके बाद बताइए कि आपने क्या किया। कितने नए मेडिकल कॉलेज बन गए जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। एम्स का बोर्ड लगा देने से किसी बिल्डिंग पर वो एम्स नहीं हो जाता, वहां दिमाग एम्स जैसा होना चाहिए। अगर मैं आपके ऑफिस के बाहर इसरो लिख दूं तो आप वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि सिर्फ नाम बदलने की राजनीति से तो इस मुल्क का नाम अमेरिका रख लीजिए, सुपर पावर बन जाइए। मजाक बना के रख दिया है आपने चीजों को। आप सिर्फ छलावे में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है प्याज को आप कह देंगे कि ये प्याज नहीं डायमंड है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। यहाँ किसानों की आत्महत्या, आप कोई भी काम करने जाते हैं किसानों पे आपने देखिए आप ने 3 कानून लाए, 700 किसानों की जान ले ली आपने और उसके लिए कहीं गिल्टी भी नहीं हुए कभी जिंदगी में। अभी आप एसआईआर लाए, 30 से ज्यादा बीएलओ मर गए। अरे ऐसी हड़बड़ी क्या है भाई एसआईआर में कि बीएलओ मर जाएं, जान दे दें अपनी, और फिर उसका कोई आपको रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई गलती नहीं मानना है, सीना तान के पार्लियामेंट में गाली बक रहे हैं आप। तो सवाल ये है कि ये जो दौर है, इस दौर में तो यही है कि भाई मैंने आपसे कहा कि आपकी शर्ट जो है वो सफेद है, तो आपने कहा आपकी भी तो सफेद है। ये लड़ाई है। भाई नेहरू ने नहीं किया तो तुम कर दो, तुम्हें लग रहा था इंदिरा जी नहीं कर पाई तो तुम कर दो, तुमने क्या किया इस पर बात करो। क्योंकि अब 11 साल हो गए। आपको याद है स्मृति ईरानी का वो फोटो, सिलेंडर लेके हर चौराहे पे बैठ जाते थे ये लोग। अब क्यों नहीं सिलेंडर लेके बैठती हैं? कितने का सिलेंडर था? 260 रुपए से 400 रुपए का सिलेंडर पहुंचा था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। तो सवाल ये है कि आप हर बात को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप चोरी कर रहे हो तो आप कह रहे हैं तुम भी तो चोरी कर रहे हो। नहीं चला पा रहे हैं तो हट जाइए ना, हम चला के दिखा देंगे, हम जीडीपी भी कंट्रोल कर देंगे, हम आपकी जो है डॉलर को भी सही कर देंगे, हम सोने के रेट को भी सही कर देंगे, हम वैश्विक तौर पर आपकी जो इमेज ऊपर नीचे हो रही है उसको भी सही कर देंगे। कांग्रेस के पास ये गट्स है और हमने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो प्रधानमंत्री बनाएंगे वो बायोलॉजिकल होगा। नॉन बायोलॉजिकल नहीं होगा। बिल्कुल। जी सर, इस पे मेरा अगला सवाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रिलेशनशिप को और रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? और क्या आने वाले सालों में विपक्षी एकता जो है वो संभव है? विपक्षी एकता का तो सबसे बड़ा उदाहरण आपने इंडिया गठबंधन में 240 मोदी जी की आ गई, परेशान हो गए वो तो। थोड़ा सा अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दाएं बाएं हो जाते तो मोदी जी पता नहीं कहाँ होते। लेकिन अभी जब राहुल गांधी विदेश गए हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे वक्त में विदेश दौरे पे हैं। देखिए ऐसा है कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक है डिक्टेटरशिप, एक है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सवाल उठाया जा सकता है। आप मुझसे सवाल उठा रही हैं, तो अगर मैं डिक्टेटर होऊंगा तो आप मुझसे सवाल नहीं उठा पाएंगी, गोली चल जाएगी आपके ऊपर। तो अगर आप ये चाहती हैं कि लोकतंत्र में लोग सवाल उठाना बंद कर दें, तो मैं तो इसको नहीं मानता सही। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि मैंने अगर कुछ किया है तो उस पर सवाल उठाया जाए, मुझसे सवाल पूछा जाए। संसद में सवाल ही तो पूछे जाते हैं एक दूसरे से। तो सवाल पूछना उनके लिए जायज है और सवाल का जवाब देना हमारे लिए भी जायज है। तो हम भी उनसे सवाल पूछते हैं कई बार कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था।
तो मैं ये बात नहीं मानता, एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी डिबेट लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और सवाल तो हर नागरिक को पूछना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सवाल गली गली नागरिक पूछने लगे, भाजपा के नेता घर से निकलना बंद कर देंगे। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज की फीसेस देखी है आपने? यूनिवर्सिटीज की फीसेस देखी हैं? जो हॉस्टल 2,000 रुपए में कांग्रेस सरकार में मिलता था, 40,000 रुपए में मिल रहा है। तो सवाल यह है, इस मुल्क की सारी चीजें कॉर्पोरेट्स को दे दी जाएंगी, मुल्क में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी जाएगी कि हम ग्लोबली तो 4th नंबर की जीडीपी होंगे, लेकिन जब आप पर कैपिटा इनकम पे आएंगे तो हम 100 से पीछे चले जाएंगे। हर इंसान के ऊपर जो कर्ज है आज, वो कितना गुना बढ़ गया? इस देश के ऊपर जो कर्ज है, जितना कांग्रेस छोड़ के गई, उसका 3 गुना बढ़ा दिया 11 साल में। अब पूछते 70 साल में क्या किया? 70 साल में तुमने उतना ही किया था, आपने तो 11 साल में 3 गुना बढ़ा दिया। तो सवाल ये है कि देखिए, हम आपसे कहें कि आपको जो है खाना नहीं देंगे, तो आप भी कहें हम आपको खाना नहीं देंगे। लड़ाई ये नहीं है, आप सवाल का जवाब ये होना, क्यों नहीं देंगे, इस पर डिबेट हो सकती है। इस बात पर थोड़ी हो सकती है कि हमने आपको डंडा मारा और आपने हमको डंडा मारा। हमारे अब्बा एक बात कहते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, अल्लाह उनको जन्नत दे, कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर कुत्ता जो है वो आदमी को काट ले तो आदमी भी दौड़ के कुत्ते को काट ले। तो ये जो परिपाठ चल रहा है इस देश में, जो बंदरबाज चल रहा है इस देश में, कि पोर्ट अडानी के पास रहेगा, एयरपोर्ट अडानी के पास रहेगा, न्यूक्लियर भी हम खोल देंगे, वो भी ले लो अडानी, तेल भी ले लो, रेल भी ले लो, सब ले लो। जो खेल चल रहा है, इस खेल में पिस रहा है कौन, पता आपको? हम जैसे लोग पिस रहे हैं, आप जैसे लोग पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है। अब आप देखिए, इंडिगो की मोनोपोली इस मुल्क में थी, 2 दिन इंडिगो दाएं बाएं हुआ, पूरे देश के एयरपोर्ट जाम हो गए। तो आप सिर्फ क्या इंडिगो पे मोनोपोली समझ रहे हैं? भाई, खाना लाने के लिए 2 ही ऐप हैं, स्विगी और जोमेटो, दोनों की मोनोपोली है। और ये कृषि कानून जो लाए थे, इसमें क्या था कि अगर खाने पर भी मोनोपोली हो गई एक किसी उद्योगपति की, तो जो आटा आपको 20 रुपए मिल रहा है, उद्योगपति ने रोक दिया उस अपने गोडाउन में, तो वो 120 रुपए का हो गया। तो सवाल ये है कि इस मोनोपोली को तोड़ना है। अब आप नेहरू की बात करते हैं, मोदी जी, मैं नेहरू का एक किस्सा आपको सुनाऊं यहां, कि क्या सोच थी उस इंसान की, और वो बायोलॉजिकल थे। सबसे बड़ी बात है कि कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट हैं लेडीज यूज करती, तो जब सन 1950 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने देखा कि जो इंटरनेशनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है, जो पैसे वाले लोग हैं इस मुल्क के, वो वहां से मंगा रहे हैं और डॉलर में एक्सचेंज हो रहा है। तो नेहरू जी को ये लगा कि ये डॉलर इंडिया में रुक जाने चाहिए। तो उन्होंने टाटा को बुलाया, JRD टाटा उस जमाने में जिंदा थे। उन्होंने कहा, यार कोई कॉस्मेटिक की कंपनी बनाओ इंडिया में, और जो एलीट ब्रांड बनाए। तो नेहरू जी से उन्होंने पूछा कि नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी नाम रखा है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी से चलेगा नहीं। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, कल मैं बताता हूँ। तो उन्होंने लक्ष्मी नाम का फ्रेंच अनुवाद किया और कहा उसका नाम होगा लैक्मे। आज लैक्मे दुनिया की एक बड़ी ब्रांड है। तो उससे क्या हुआ, वो जो डॉलर बाहर जा रहे थे वो रुक गए। तो जो आदमी उतना सोच पा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि आपका एक प्रवक्ता कह रहा है कि जो है वो गोबर जो है वो कोहिनूर हीरे से बड़ा है। न्यूज में आ रहा है कि गोमूत्र पे रिसर्च होगा। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को पूरी तरह छोड़ दे रहे हैं। भाई, हमारे बच्चों को टक्कर लेनी है नासा से, हमारे बच्चों को खेल में जाना है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को जो है मस्जिद के आगे नचवा रहे हैं झंडे दे के अपने मुफाद के लिए, कि नाचो, दंगे करो। और नेताजी के बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, अनुराग ठाकुर का बेटा लंदन में पढ़ेगा, वो आएंगे और कहेंगे गोली मारो। तो किसके बच्चों को मारो और किससे मरवाओ? गरीब को पीसने की स्कीम है धर्म का जो ये अफीम है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, यूपी में अगर आपको कमान सौंप दी जाए पूरे तरीके से, तो आपकी 3 प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, यूपी में इस पर तो पहले भाई आपको राहुल गांधी जी से बात करनी पड़ेगी। मेरी सिफारिश करिए कि मुझे जरूर कमान सौंप दें। अगर मुझे कमान सौंप देंगे, सबसे बड़ा मेरा 3 टारगेट होगा। पहला युवा, दूसरा महिला, और तीसरा शोषित, वंचित, दलित और अल्पसंख्यक। यही सबसे कमजोर है। आज युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी 15 तारीख को बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रहा है युवा। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। अब एक पार्लियामेंट में लाए कि महिलाएं 33% होंगी, अच्छा वो बता दिए कि 2032 के बाद होंगी।
भाई आप कानून लाए तो फौरन लागू कर दीजिए ना कि भाई ठीक है 24 सही हो जाएगा, तो 32 में होंगे। तो लॉलीपॉप देने वाली बात नहीं, महिलाओं को समान अधिकार और हिस्सा मिलना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी से लेके सामाजिक भागीदारी तक हर जगह महिला का हिस्सा मैं चाहता हूं और मैं ये सुनिश्चित करूंगा। तीसरा, जो सबसे कमजोर लोग हैं, जब उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा तो देश की जीडीपी, प्रदेश की जीडीपी, प्रदेश का विकास सब अपने आप होने लग जाएगा। तो दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, खास करके बड़ी आबादी है, इन सबको एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस की यही रणनीतियां रही हैं, इंक्लूसिव विकास की, समावेशी विकास की, कि कोई भी आदमी जो आखिरी छोर पे बैठा है वो भी भूखा ना रहे। और यही असली राम राज्य है। जो राम राज्य की आप बात करते हैं, उसमें किसी का अहित नहीं था। उसमें ये नहीं था कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये चीजें नहीं हुई। तो आप राम राज्य का मतलब ये थोड़ी कि इनकाउंटर जहां हो रहा है वहां राम राज्य हो गया, जहां बुलडोजर चल जा रहा है वहां राम राज्य है। राम राज्य की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन यही तो है कि जहां सबसे गरीब, सबसे निरासहाय की भी आवाज सुनी जाए। तो अगर कांग्रेस मुझे दे तो मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जहां आखिरी कोने पे बैठे हुए व्यक्ति की भी मदद की जा सके। यही मेरा मानना है। बाकी तो जो है, जब बैठ जाऊंगा तो बहुत सारी बातें आपसे फिर कर लूंगा। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।